सभी को नमस्कार। आज हम लोग एक पढ़ेंगे नया टॉपिक है जिसका नाम है ऊर्जा। हम लोग कार्य देख चुके हैं, कार्य का थ्योरी देख लिए, ऑब्जेक्टिव देख लिए और न्यूमेरिकल देख लिए। आज हम लोग जो पढ़ेंगे ऊर्जा पढ़ेंगे। ऊर्जा को हम लोग जितना ऊर्जा में कंसेप्ट होगा उसका हम बना लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग शक्ति बचेगा एक टॉपिक इसमें, फिर शक्ति थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल करेंगे। और ये तीनों जब कंप्लीट हो जाएगा फिर तीनों कंबाइन करके कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन लाएंगे, ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल, उसको देख करके फिर फाइनल चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो आइए हम लोग आज पढ़ेंगे ऊर्जा में देखेंगे कि क्या कंसेप्ट है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे। फिलहाल अभी ऊर्जा का जो कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर आते हैं वापस। चलिए आइए विद्यार्थीगण देखते हैं हम लोग ऊर्जा क्या है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे किसी भी मनुष्य के पास, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कुछ भी मान लीजिए, उसके पास जैसे कोई साइकिल है, कोई गाड़ी, वो कितना कार्य कर सकता है, उसके बाद क्षमता कितना है। मान लीजिए कि हाँ 50 जूल का काम करेगा, तो 50 जूल उसका वो जो है उसका एनर्जी है। कोई बोलेगा नहीं हाँ ये 1000 जूल का काम कर सकता है, तो 1000 जूल क्या है, उसका क्षमता है, उसका ऊर्जा है, उसका एनर्जी को बता रहा है। तो परिभाषा बोलता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति में बताएं किस दर से कितना समय में कितना काम किया। मतलब 5 सेकंड में 100 जूल का काम किया, कोई 10 सेकंड में 100 जूल कर सकता है, कोई 30 सेकंड में 100 जूल कर सकता है। तो उस टाइम के अनुसार जो काम करेगा, तो उसको बोलते हैं शक्ति। और कितना करेगा, कितना उसके पास क्षमता है करने का, वो टाइम नहीं बताएगा। कितना क्षमता है किसी के पास काम करने का, वो बताता है एनर्जी, वो बताता है ऊर्जा। तो ऊर्जा का परिभाषा बोलता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं विद्यार्थीगण। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका बनेगा, जो कार्य का जो राशि होगा ये होगा जूल होगा, या होगा न्यूटन मीटर, फिर न्यूटन को तोड़ सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर करके, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। एक और आ जाएगा। ये राशि का बात करेंगे तो ये होगा अदिश राशि होगा कार्य। ये ऊर्जा, कार्य भी अदिश राशि है, ऊर्जा भी अदिश राशि है। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थीगण SI मात्रक हो गया जूल, न्यूटन मीटर, अदिश राशि है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यहाँ से अब हम लोग इसका जो देखेंगे कि ऊर्जा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। ऊर्जा जो होती है 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा 2 प्रकार की, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो इसका प्रकार जब देखेंगे, जब हम प्रकार देखेंगे कि कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है विद्यार्थीगण। 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक नंबर में अगर लेके चलेंगे, एक नंबर में लेके चलते हैं तो होता है स्थितिज ऊर्जा, जिसको डिनोट करते हैं P से, पोटेंशियल एनर्जी। PE भी लिखता है कभी कभी। 2 नंबर पर होता है गतिज ऊर्जा, जिसको डिनोट करता है KE से, काइनेटिक एनर्जी। इसको बोलते हैं P, पोटेंशियल एनर्जी PE, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, और KE गतिज ऊर्जा। दोनों का SI मात्रक जूल। स्थितिज ऊर्जा का भी जूल, इसका भी जूल। किसी भी ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो, उसका SI मात्रक जूल ही होता है। उसमें ऊर्जा का SI मात्रक जूल। कोई भी ऊर्जा का देगा, अब मारेंगे SI मात्रक क्या होगा, जूल होगा विद्यार्थीगण, जूल होगा। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या है। इसके पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो दोनों का योग होता है वो कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। या तो आंतरिक ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। नहीं तो क्वेश्चन पूछता है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। The sum of potential energy and kinetic energy is known as mechanical energy. मैकेनिकल एनर्जी 2 प्रकार का, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी 2 पार्ट्स है मैकेनिकल एनर्जी के। यांत्रिक ऊर्जा के 2 प्रकार, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को P से पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा को KE से काइनेटिक एनर्जी। अब दोनों का परिभाषा क्या बोलता है, इसका स्थितिज ऊर्जा को पहले समझिए।
स्थितिज ऊर्जा क्या बोलता है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति के कारण, स्थिति मान लीजिए अभी यहाँ है, अब वहाँ ले जाएंगे और ऊपर ले जाएंगे, कभी वहाँ ले गया, तो स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसमें निहित होगा, जो उसमें ऊर्जा बनेगा, जो उसमें ऊर्जा स्टोर करके रखेगा, वो ऊर्जा कहलाता है स्थितिज ऊर्जा। परिभाषा सुनेंगे, किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, जो उसमें रहता है, वो कहलाता है स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा को सूचित करते हैं P से। और कोई भी वस्तु अपनी गति के कारण जो ऊर्जा को निहित करता है, गति में है और उसमें जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा निहित है उसमें, उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा जो है, ये इसका फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है Pe बराबर, स्थितिज ऊर्जा की अगर बात करते हैं हम, तो Pe बराबर हो जाएगा, Pe बराबर होगा mgh। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, g है गुरुत्वीय त्वरण, h है ऊंचाई, कितना ऊंचाई पर वस्तु को रख रहे हैं। मान लीजिए 10 मीटर की ऊंचाई पर, तो 10 मीटर में कितना ऊर्जा होगा, और रखेंगे 20 मीटर, तो ये h बता रहा है। और काइनेटिक एनर्जी को सूचित करते हैं ke से इसका फार्मूला होता है 1/2 mv²। 1/2 mv²। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, m वस्तु का द्रव्यमान है, और v क्या है? वस्तु का वेग है, स्क्वायर में होता है 1/2 mv², ke बराबर। तो यहाँ से ये ऊर्जा का जो इतना कंसेप्ट है यहाँ पर ये है। एक अभी हमारे पास एक कंसेप्ट और बच रहा है कि गतिज ऊर्जा का कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो बताएंगे, और गतिज ऊर्जा का संबंध संवेग से है। संवेग से संबंध क्या है उसको देखिए। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, तो ke बराबर गतिज ऊर्जा बराबर होता है संवेग का स्क्वायर P²/2m। अगर इसको आप याद रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है विद्यार्थीगण, क्योंकि ये इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। तो संवेग पर ये सेट होता है गतिज ऊर्जा बराबर P²/2m। P यहाँ से संवेग है, m वस्तु का द्रव्यमान है, और k गतिज ऊर्जा है। देखेंगे विद्यार्थीगण, यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार का होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन पूछता है यांत्रिक ऊर्जा किसका किसका योग होता है, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। तो यहाँ से ये इतना ही कंसेप्ट है इसमें। बाकी बात अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल की ओर। जो भी ऑब्जेक्टिव सेट है ऊर्जा से, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए देखते हैं। आइए विद्यार्थीगण देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ऊर्जा से जो रिलेटेड क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल, वो हम लोग सॉल्व करते हुए निकलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने, वायु का प्रतिरोध नहीं माने, ठीक है, तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? एक पिंड है, एक वस्तु है विद्यार्थीगण, तो एक वस्तु है विद्यार्थीगण, वो क्या बोल रहा है कि मुक्त रूप से गिर रहा है। मुक्त रूप से ये जो वस्तु है वो गिर रहा है, गिर रहा है पृथ्वी पर मान लीजिए कि ये गिर रहा है, ये वस्तु पृथ्वी पर गिर रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है, इधर नीचे की ओर गिर रहा है, वस्तु गिर रहा है ऊपर से ओर। तो वायु का प्रतिरोध नहीं है इसमें, एयर जो है वायु जो प्रतिरोध नहीं कर रहा है, मतलब उसको हटा दिया है, मुक्त रूप से गिर रहा है, एकदम ऊपर से गिर रहा है, बढ़िया से गिर रहा है। तो बोलता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा? विद्यार्थीगण, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग करेंगे, तो उसके पहले जानेंगे कि हुआ क्या। शुरू में अगर बात करेंगे यहाँ का, तो यहाँ पर ज़्यादा एच था, एच का मान ज़्यादा था। धीरे धीरे एच का मान क्या हो रहा है, ये वस्तु जब यहाँ था, अब यहाँ से छोड़ देंगे तो धीरे धीरे ऊंचाई कमते जाएगा, तो ऊंचाई का मान कमते जाएगा। तो ये जो होता है पोटेंशियल एनर्जी Pe बराबर mgh पर से जैसे जैसे h का मान कम होते जाएगा, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का मान कम होगा, गतिज ऊर्जा नहीं स्थितिज ऊर्जा का मान कम होगा। जैसे जैसे ऊपर से वस्तु नीचे की ओर आएगा, h का मान कम होगा, तो स्थितिज ऊर्जा P का मान कम होगा। लेकिन जैसे ही वस्तु नीचे की ओर आएगी
तो गति शुरू में वेग कम होगा और धीरे धीरे वेग का मान बढ़ते जाएगा। तो वेग का मान धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तो गतिज ऊर्जा बोलता है 1/2 mv²। धीरे धीरे वेग का मान जब बढ़ेगा, जब वेग का मान बढ़ेगा तो इस स्थिति में काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा, इस स्थिति में गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। तो स्पष्ट यह देखने को मिल रहा है कि दोनों ऊर्जा में एक जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ रहा है क्योंकि वेग का मान बढ़ रहा है, और स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, पी का स्थितिज ऊर्जा का मान घट रहा है क्योंकि ऊंचाई धीरे धीरे घट रहा है। ऊंचाई घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा, वेग बढ़ेगा, धीरे धीरे वेग का मान बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी का मान, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। तो एक ऊर्जा घट रहा है, दूसरा ऊर्जा बढ़ रहा है। कहने का मतलब दोनों जब जोड़ेंगे तो वो कांस्टेंट मिलेगा, हर जगह वैल्यू समान मिलेगा। तो इसका आंसर जो होगा, दोनों का योग का आंसर जो होगा वो समान मिलेगा विद्यार्थीगण, स्थिर मिलेगा। वैसे भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बोलता है कि ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, नहीं विनाश, इसका एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो वही हो रहा है, वही हो रहा है विद्यार्थी का, आंसर बनेगा टी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थीगण, क्या लिखा है, डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विच पार्टिकल इज मैक्सिमम। मतलब कि किसमें गतिज ऊर्जा अधिकतम होगा, किसमें अधिकतम होगा। तो इसको समझाते हैं विद्यार्थीगण एक फोटो बना के, उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं विद्यार्थीगण कि किसमें कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो ये देखेंगे, हमारा ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। ये तीन प्रकार से हमारा पदार्थ होता है। जनरली हम लोग तीन पदार्थ से पढ़ते हैं। तो ठोस में देखेंगे कि कण जो है बहुत सटे सटे हैं, एकदम बहुत सटे सटे हैं, बहुत सटे सटे हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल अधिकतम होता है ठोस में, और द्रव में थोड़ा सा कम होता है आकर्षण बल, गैस में और भी कम होता है। तो और भी क्वेश्चन बनते हैं कि ठोस में जो गैप होता है अणुओं के बीच में वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। घनत्व अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है ठोस का, इसका द्रव का कम होता है इसके, और गैस से ज़्यादा होता है, सबसे कम गैस में होता है। तो सबसे ज़्यादा जो कण है वो गति कौन कर सकता है, कौन ज़्यादा गति कर सकता है, कण। ये तो सटा सटा है बेचारा, चिपका हुआ एकदम ऐसे पकड़ के, बल लगा हुआ, आकर्षण बल एकदम ऐसा लगा हुआ, तो वो तो गति नहीं कर सकता है ना, वो बहुत कम गति करता है। और इसका द्रव तो इसके तुलना में थोड़ा ज़्यादा गति करेगा द्रव, इसीलिए द्रव किसी में भी रखेंगे तो ऐसे फैल जाता है। लेकिन गैस के अणु बहुत ज़्यादा गति करते हैं। तुरंत अगर स्प्रे आप यहाँ मारेंगे परफ्यूम तो पूरा रूम में तुरंत सेंट आ जाता है। किसके वजह से, गैस के फॉर्म में वो तुरंत विसरण की प्रक्रिया को अपना लेता है, तुरंत फैल जाता है। तो कण की जो है यहाँ डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगा जब इसका वेग ज़्यादा होगा विद्यार्थीगण, भी का मान ज़्यादा होगा, भी का मान ज़्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा का भी मान ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा गति करेगा, गैस के अणु ज़्यादा गति करेंगे तो गतिज ऊर्जा का भी मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। तो भी का मान इसमें ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा अनुगति करेंगे, इसमें कम करेंगे, इसमें बहुत कम करेंगे। तो अगर तीनों मिला के अगर आंसर देता कि द्रव का गतिज ऊर्जा क्या होगा ठोस और गैस के तुलना में, तो गैस से कम होगा और ठोस से ज़्यादा होता। इस तरह का क्वेश्चन बनाता, तो कुछ भी क्वेश्चन बनाता, इसका घनत्व अधिक है, इसका कम है, इसका कम है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है विद्यार्थी इसमें, बस कंसेप्ट एक ही है। तो हमारा यहाँ भी क्वेश्चन है कणों की गतिज ऊर्जा, तो इसका देखो गैस का, क्योंकि ये इसके अणु पूरा दूर दूर होते हैं, बढ़िया से घूम सकता है एकदम मिजाज बना के, घूमो भैया, वेग अधिक रहेगा तुम्हारे, उड़ेगा तो ऊर्जा भी ज़्यादा हो, गतिज ऊर्जा। तो आंसर बनेगा यहाँ पर गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थीगण, इसी तरह से बनाएंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घर में एक माह में 900 × 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई, इकाई में यह ऊर्जा कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, ये हमेशा देखने को मिलता है। कहाँ पर, जब आपका बिजली बिल आता है घर में तो यूनिट में आता है। तो यूनिट में कितना है भाई भैया, ये इकाई में बोल दिया कि यूनिट में, यूनिट मतलब इकाई, तो 1 यूनिट बराबर होता है, 1 यूनिट बराबर होता है विद्यार्थीगण, 1 यूनिट बराबर होता है 1 kWh, किलोवाट घंटा। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा, कॉमर्शियल यूनिट जो है वो किलोवाट घंटा है, जिसको 1 यूनिट बोला जाता है।
तो इसको अगर बोलेंगे 1 किलो में कितना होगा, 1000 होगा, 1000 वाट होगा। 1 घंटा में कितना मिनट होगा, 60 मिनट होगा। 60 मिनट में कितना सेकंड होगा, 60 सेकंड होगा। यहाँ पर 60 सेकंड होगा। तो यहाँ से इसको तोड़ दीजिए, 6 छक्के 36, 6 छक्के 36, 36 आएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 3.6 गुना 6 छक्के 36 आ जाएगा, 10 के पावर 6 ये आ जाएगा। वाट टूट गया, आ जाएगा आपका किलो टूट गया आपका किसमें, किलो द्रव्यमान, 1 किलो वाट सेकंड। यूनिट किस में आ जाएगा, जूल। तो देखेंगे विद्यार्थीगण यहाँ से क्या है कि 1 किलो को लिख दिए 1000, वाट को रहने दिए वाट। 1 घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो बन के आएगा वो आएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ये जूल में आ गया विद्यार्थीगण। 1 यूनिट का मान इतना ही होता है। 3 या तो इसको 3.6 मेगा जूल लिख देता है 10 के पावर 6 को हटा के। अभी हम नहीं हटा रहे, इसको 1 यूनिट बोला जाता है। तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 900 गुना 10 के पावर 6 जूल में कितना यूनिट होगा। तो 1 यूनिट में इतना, तो उसको भाग दे दीजिए। यूनिट की संख्या बराबर निकालना है, कितना यूनिट होगा, कितना यूनिट की संख्या होगा। तो यूनिट बराबर अगर निकालना चाहेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे। उसमें कितना है 900 गुना 10 के पावर 6, और यहाँ पर जो हम लोग ये 1 यूनिट में होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6। तो ये तो कट जाएगा, ये 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 कट गया। अब हमारे पास बचा कितना, 900 बटा 3.6। तो 900 रहने दिए, पॉइंट को हटा दिए, ऊपर ले गए एक और 0 और बच गया 36। अब विद्यार्थीगण इसको भाग दे दीजिए। भाग दे सकते हैं इसको कितना से, 9 से एक बार में चला गया तो 1000 बचेगा। ये 4 से, फिर 4 से काट देंगे विद्यार्थीगण, तो 4 को 1000 भागा देंगे तो यह आ जाएगा 250, 250 क्या आ जाएगा यूनिट, इतना 250 यूनिट आ जाएगा। आंसर बनेगा 4 नंबर, 250 यूनिट आ जाएगा विद्यार्थीगण। ये यूनिट हम लोग का 250 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थीगण क्या दिया हुआ है। ये जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल लेता है। संपीड़ित स्प्रिंग मतलब एक स्प्रिंग जो है ऐसे दबा हुआ है, कंप्रेस किया हुआ है। संपीड़ित का मतलब होता है कंप्रेस किया हुआ। जैसे एक स्प्रिंग है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, एक हम लोग के पास एक यहाँ पर स्प्रिंग है विद्यार्थीगण, एक स्प्रिंग दे के रखा है। वो स्प्रिंग जो है ऐसा संपीड़ित है, ऐसा है विद्यार्थीगण, संपीड़ित किया हुआ है, कंप्रेस किया हुआ है। ये स्प्रिंग जो है कंप्रेस किया हुआ है। अब क्या करता है, एक स्प्रिंग है विद्यार्थीगण जो कंप्रेस किया हुआ है, संपीड़ित किया हुआ, इसे इस तरह से इसको दबा करके फोर्स लगा करके ऐसे दबाया। जब इस स्प्रिंग को छोड़ा जाता है कंप्रेस से इसका चिपटा करके स्प्रिंग को रखा। अब छोड़ेंगे तो स्प्रिंग क्या हुआ, दूर जाएगा, स्प्रिंग ऐसे गति में आएगा। जैसे स्प्रिंग पर ये जो लगा हुआ है इसको छोड़ेंगे तो स्प्रिंग खुल जाएगा विद्यार्थीगण, स्प्रिंग खुल जाएगा इस तरह से। तो ये जो ऐसा लंबा हुआ उस समय उसका वेग बढ़ा, उस समय वो वेग में आ गया, गति में आ गया। तो उस समय गति में आ गया तो कौन सा ऊर्जा उसमें आ जाएगा, गतिज ऊर्जा आ जाएगा। पहले इतनी दबा के रखा, जैसे छोड़ेंगे झटका दे ऐसे 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 करने लगेगा, ऐसे ऐसे हिलने लगेगा, वेग में आ जाएगा, मतलब गति आ जाएगा। तो गति आ जाएगा तो कौन सा ऊर्जा आ जाएगा, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। तो वो स्थितिज ऊर्जा से बदल जाएगा गतिज ऊर्जा में। डी नंबर आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं।
निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? विद्यार्थीगण, ऊंचाई के साथ बदलती है। और ऊंचाई बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, ऊंचाई घटाएंगे तो घटेगा। वो ऊंचाई के साथ बदलेगा। वस्तु है ये h ऊंचाई है, ऊंचाई बढ़ेगा तो बढ़ेगा। कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा विद्यार्थीगण? पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh। h तो h बदलेगा तो स्थितिज ऊर्जा बदलेगा। h में चेंजिंग है, घटेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। अगर स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, ये ऊंचाई का मान बढ़ता है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। ऊंचाई का मान घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा। तो ऊंचाई के साथ जो रिलेशन है वो स्थितिज ऊर्जा के साथ है। और गतिज ऊर्जा अगर क्वेश्चन पूछ देता तो वो वेग के साथ संबंधित है, वेग के साथ, 12 mv²। और उसके बाद इसका आंसर बनेगा जो स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है? 1/2 mv²। यहाँ पर है 1/। परमाणु ऊर्जा क्या है? परमाणु में ऊर्जा जो आप देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मिलता है वो परमाणु ऊर्जा के रूप में मिलता है। रासायनिक ऊर्जा जो बैटरी में जो संग्रहित रहता है सेल के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया करके जो बनता है वो रासायनिक ऊर्जा का बात करता है। यहाँ तक हमारा जो आंसर बनेगा वो स्थितिज ऊर्जा बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? अभी बताएं। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो हम लोग एक यूनिट पढ़े थे, यूनिट है, यूनिट बोलते हैं उसको। तो उसको एक यूनिट को बोलते हैं एक kWh। एक यूनिट जो है विद्यार्थीगण ये वाला, इसको बोलते हैं एक kWh, 1 किलोवाट घंटा। तो इसका आंसर बनेगा किलोवाट घंटा। तो एक यूनिट में कितना होता है 1 किलोवाट में? अभी हम लोग देखे थे 3.6 × 10⁻6 जूल। इसी को बोलते हैं विद्यार्थीगण एक यूनिट। वैसे तो निकालिएगा तो किलो में 1000, वाट में आपको रहने दीजिएगा, घंटा में 60 मिनट × 60 सेकंड करिएगा तो इतना ही आएगा। इसी को एग्जाम में क्या करता है 3.6 गुना घटा करके इसको 10⁻6 को मेगा बोलते हैं, मेगा जूल आंसर दे देता है विद्यार्थीगण, मेगा जूल में आंसर दे देगा। तो यही एक यूनिट है, यही हमारा एक यूनिट है जो हम लोग को अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है मेगा जूल। और ये वाला जो है किलोवाट घंटा कॉमर्शियल यूनिट होता है, वैल्यू ये भी होता है। तो हमारा आंसर जो बन गया किलोवाट घंटा। जूल ऊर्जा का सही मात्रक है, वाट घंटा तो इसी का है, किलोवाट मतलब शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। तो इतना ही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दोगुना हो जाता है। पहले जो वस्तु का वेग है वो v है। अब इस v को क्या कर दे रहा है? इस v को नया v बना दे रहा है, 2v कर दे रहा है। कितना v कर दे रहा है विद्यार्थीगण? वेग को दोगुना कर दे रहा है। तब इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी जाती, n का मान क्या है? तो गतिज ऊर्जा का बात करेगा, गतिज ऊर्जा के का बात करेगा तो 1/2 mv², 1/2 mv² विद्यार्थी। तो वेग तो दोगुना कर दे रहा है, वैल्यू को देखिए आप, 2 गुना का। वैसे बनाइएगा तो थोड़ा लंबा, एक आधा पेज में जाएगा, लेकिन बात हम बनाने का क्यों करें जब हमारे पास कंसेप्ट है। जब वेग को दोगुना कर देगा तो यहाँ 2 रख देंगे विद्यार्थीगण, और 2 का अगर स्क्वायर करेंगे, 2v का स्क्वायर करेंगे तो निकलेगा 4 v के स्क्वायर में आएगा। 2 गुना कर देगा तो 4 आएगा, 3 गुना कर देगा तो 9 आएगा, 4 गुना कर देगा तो 16 आएगा। तो आंसर अभी कितना गुना कर रहा है? यहाँ पर 2 गुना कर रहा है। 2 गुना करेगा तो 4 आंसर दे दीजिए आप। n का मान 4 आएगा, n का मान 4 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा विद्यार्थीगण अभी हम बताए थे, फिर बता रहे हैं। गतिज ऊर्जा और संवेग का एक संबंध है। गतिज ऊर्जा और संवेग में एक संबंध है। क्या है? गतिज ऊर्जा को के से सूचित करते हैं, के बराबर p²/2m, के बराबर p²/2m। मतलब गतिज ऊर्जा बराबर संवेग का स्क्वायर बटा 2 गुना द्रव्यमान। क्या बोला है? एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दीजिए। ये संवेग को हम 3 गुना कर देंगे विद्यार्थीगण। 3 गुना कर देंगे तो कितना का स्क्वायर हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा, तो ये गतिज ऊर्जा जो निकलेगा, अब नया जो निकलेगा 3 × 9, और सारा डेटा यही सब आएगा। और वैल्यू किसका आएगा? गतिज ऊर्जा का। और सारा p²/2m आएगा जब सेट करेंगे तो पहले का कितना गुना हो गया? 9 गुना हो गया। तो मूल मान का 3 गुना नहीं, आप परिवर्तित रहेगा, यानी मूल मान का 9 गुना हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। मूल मान का 6 गुना नहीं होगा, स्क्वायर में होगा।
अगर 2 गुना देता तो 4 हो जाता, 2 गुना देता तो 4 हो जाता। यहाँ से ke बराबर p²/2m का कंसेप्ट है। आइए चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या दे के रखा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी ने क्या दिया है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। ऊपर हथौड़ा को किधर बोल रहा है, ऊपर उठाइए, तो ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा, विस्थापन टाइप में ऊंचाई मिलेगा, ऊंचाई मिलेगा, ये ऊंचाई मिल रहा है, तो इस ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा निहित होगा स्थितिज ऊर्जा। वैसे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, P बराबर mgh। तो H क्या हो रहा है, ये पहले थोड़ा यहाँ था, अब ऐसे मारने के लिए ऊपर उठा रहे हैं, तो ऊपर उठाएंगे तो H बढ़ा, तो H यही H फैक्टर है। तो H अभी बोलता कि उठाएं तो गति स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ा, ऐसा कंडीशन में तो ऊपर उठाए गए थोड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होता है। और किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होता है 12mv² होता है गतिज ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जोड़ होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जोड़ होता है। ये क्या ही हुआ, ये दोनों का जो जोड़ है यही यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, यही यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जोड़ यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। मांसपेशीय ऊर्जा मसल्स के द्वारा, मांसपेशी के द्वारा जो ऊर्जा हम लोग साइकिल चलाने में लगाते हैं वो मांसपेशी ऊर्जा। अभी आंसर बनेगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी का अगला क्वेश्चन क्या है। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही। दोनों की गतिज ऊर्जा विद्यार्थीगण, दोनों की गतिज ऊर्जा जो है 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम 2 इस्पात लोहा का गेंद है और दोनों की गतिज ऊर्जा को समान कर दिया है। देखिए क्वेश्चन, एगो है 5 किलो का, 5 किलो का, और दूसरा कितना का है 10 किलो का, 10 किलो का। तो अब देखते हैं दोनों का गतिज ऊर्जा समान है, दोनों का गतिज ऊर्जा अगर समान बोल देता है, हम एक का देखते हैं के पहला का और इसका के दूसरा का। अगर हम देखते हैं विद्यार्थीगण एक एक करके देखते, पहले एक हम निकाल लेते हैं, के बराबर क्या होता है 1/2 mv²। हम एक का दिखाते हैं तो उसके बाद दोनों क्वेश्चन बनेगा। इसको समान कर दिया गया है, इसको कांस्टेंट है, इसको कुछ मत करिए। अब बात बचा यहाँ का, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर 1/2 ये जो m ये जो भी है यहाँ गुना में इधर ले आइए भागा में, इधर ले आइए भागा में। तो इसको अगर सीधा तरीका से लिखेंगे तो के ये आ जाएगा नीचे v², यहाँ बच गया 1/2 m। अब देखेंगे विद्यार्थीगण वेग, ये तो कांस्टेंट है, इसका बात छोड़ दीजिए। भी और द्रव्यमान और वेग में जो संबंध स्थापित हो रहा है, द्रव्यमान और वेग में जो संबंध स्थापित हो रहा है वो व्युत्क्रमानुपाती का हो रहा है, उल्टा हो रहा है। जैसे अगर सीधा करके इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर जगह तो नहीं है लेकिन फिर भी लिखते हैं, यहाँ पर m व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पर 1 बचेगा और v² बचेगा। ये जो संबंध स्थापित हो रहा है विद्यार्थीगण ये वाला, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि किसी भी वस्तु का वेग अगर बढ़ाना है, हमारे पास वेग नहीं है द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को लेके चलते हैं। तो 5 kg का द्रव्यमान, अगर द्रव्यमान का मान कम है तो उस वस्तु में वेग का मान क्या होगा, अधिक होगा विद्यार्थीगण। किसी भी वस्तु में अगर द्रव्यमान कम है, कोई कम द्रव्यमान का वस्तु है तो उसका वेग व्युत्क्रमानुपाती है तो वेग ज़्यादा होगा। कब, जब गतिज ऊर्जा समान है तब गतिज ऊर्जा को नहीं रोके। तो द्रव्यमान कम वाले वस्तु का गतिज ऊर्जा ज़्यादा, और द्रव्यमान अगर ज़्यादा है कोई वस्तु में अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसमें वेग का मान कम होगा, और वेग का मान कम होगा तो वो धीमा चलेगा। मतलब यह निकल रहा है कि गतिज ऊर्जा समान होने पर जिसका द्रव्यमान का मान कम होगा, जो कम द्रव्यमान वाली वस्तु होगा वो अधिक तेजी से चलेगा, कम द्रव्यमान वाली वस्तु अधिक तेजी से चलेगा और ज़्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु कम तेजी से चलेगा। तो हमारा आंसर है गतिज ऊर्जा निकाय गति पर निर्भर नहीं, इसका नहीं। 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है क्योंकि ये कम है, कम द्रव्यमान का ज़्यादा चलेगा, कम द्रव्यमान है तो ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा वेग से चलेगा। तो आंसर बनेगा ये। दोनों गेंद समान थे नहीं, गतिज ऊर्जा समान है, इसमें कंडीशन है। 10 किलोग्राम वाली गेंद तेज चलेगी नहीं, धीमा चलेगी। आंसर बनेगा जो हल्का होगा वो तेज चलेगा। कब, गतिज ऊर्जा समान रहेगा तब। चलिए अगला क्वेश्चन
गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर विद्यार्थीगण, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 एम वी स्क्वायर, तो निर्भर करेगा द्रव्यमान और वेग पर, द्रव्यमान और वेग पर, द्रव्यमान और वेग पर, मतलब के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। तो ये निर्भर करेगा द्रव्यमान पर और वस्तु पर, द्रव्यमान पर और वस्तु नहीं, वेग पर, द्रव्यमान पर और वेग पर निर्भर करेगा क्या? गतिज ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्या है? पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। पहाड़ पर से गिर रहा है विद्यार्थीगण कोई भी चीज़, मान लीजिए देखिए ये हमारा है, ये हमारा पहाड़ है, ये हमारा पहाड़ है विद्यार्थीगण, ये पहाड़ है, यहाँ से कोई वस्तु गिरा दिया गया, ये वस्तु को गिरा दिया गया। वस्तु जब गिरेगा विद्यार्थीगण, जब वस्तु नीचे गिरेगा तो शुरू में वेग कम होगा, धीरे धीरे वेग ज़्यादा हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा। लेकिन शुरू में गतिज ऊर्जा कम होगा क्योंकि वेग कम होगा, और शुरू में गतिज ऊर्जा कम होगा लेकिन स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगा क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा होगा। शुरू में ऊंचाई ज़्यादा होगा, शुरू में यदि ऊंचाई ज़्यादा होगा तो स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगा, तो स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा शुरू में, और धीरे 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 ऊंचाई कमते जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा कम होते जाएगा, लेकिन गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। तो एक ऊर्जा घटेगा दूसरा बढ़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो समान मिलेगा हर जगह। तो क्वेश्चन बोल रहा है पहाड़ से जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है, हाँ होता है, गतिज ऊर्जा स्थिति दोनों होता है। केवल गतिज ऊर्जा नहीं, केवल घर्षण ऊर्जा नहीं, केवल स्थिति। तो पहाड़ पर से नीचे गिरेगा तो उसके पास दोनों ऊर्जा होता है, लेकिन पहाड़ पर का बात करेगा कि वहाँ रख दिए वस्तु को तो केवल एक ऊर्जा होता है क्योंकि उसके पास केवल ऊंचाई है, वहाँ पर वेग नहीं है, तो वहाँ पर वेग का गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगा, लेकिन स्थितिज ऊर्जा वहाँ पर होगा। तो जब वस्तु गति में है, नीचे गिर रहा है तो गति में होगा, तो दोनों ऊर्जा, तो आंसर बनेगा ये नंबर। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन विद्यार्थीगण क्या है कि 2 किलोग्राम की द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु जो है ऊपर की ओर फेंका गया, कितना वस्तु, कितना द्रव्यमान है? वस्तु का जो द्रव्यमान है वो ये जो द्रव्यमान है 2 किलो है, वस्तु को ऊपर की ओर फेंक दिया गया, वस्तु को ऊपर की ओर फेंक दिया गया है, और 20 मीटर प्रारंभिक वेग, यू का मान जो दे दिया था, यू का मान दे दिया 20 मीटर पर सेकंड। इस वस्तु को जो फेंका था ऊपर की ओर तो प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड देके भेजा। 2 सेकंड बाद, आफ्टर टी बराबर 2 सेकंड के बाद उसका गतिज ऊर्जा कितना होगा? तो 2 सेकंड के बाद मान लीजिए वस्तु यहाँ तक आ गया, 2 सेकंड के बाद वस्तु यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर हमारा भी का पता चलेगा तभी ना गतिज ऊर्जा निकलेगा। मान लीजिए वस्तु यहाँ तक आया है, अभी वस्तु यहाँ तक आया है, तो यहाँ पर भी हम पता कर लेंगे तब ना 1/2 एम वी स्क्वायर लगाएंगे। तो भी निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है? भी बराबर यू, और ऊपर जा रहा है तो माइनस जी टी, क्योंकि ऊपर जाएगा तो जी लगेगा नीचे की ओर, और जी लगेगा नीचे की ओर तो माइनस हो जाएगा। तो जी लगेगा, वस्तु जा रहा है ऊपर और जी लगेगा नीचे, उस कंडीशन में माइनस हो जाएगा। तो यू का मान कितना है? 20 है, माइनस जी का मान लेने बोला है 10, टी का मान 2, तो 20 और ये माइनस 20 कितना हो जाएगा? 0। तो भी का मान आया विद्यार्थीगण 0। तो भी का मान जब 0 आया तो गतिज ऊर्जा कितना आएगा? 1/2 एम वी स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे विद्यार्थीगण, के ई बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। तो ये भी तो शून्य हो जाएगा क्योंकि इसका जगह में हम भी के जगह में 0 बैठाएंगे तो टोटल मान कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ था कि वस्तु महत्तम ऊंचाई तक पहुंच गया है, अब वहाँ से वो नीचे की ओर आएगा। यहाँ पर भी बराबर यहाँ पर 0 हुआ था, इसका मतलब वहाँ केवल स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा वहाँ नहीं है। मेन यही है सेंस। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थीगण क्या है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है, ठीक है, गतिज ऊर्जा 120, और इसका द्रव्यमान 15 kg, वस्तु का वेग ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 120 जूल दे दिया और द्रव्यमान दे दिया एम का मान दे दिया, और ये दे दिया काइनेटिक एनर्जी का मान दे दिया, गतिज ऊर्जा का मान दे दिया है और द्रव्यमान दे दिया है। तो हम क्या निकालेंगे? संबंध बदला लेंगे। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा दे दिया है 120 जूल, 1/2 रहने दीजिए, द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान दिया हुआ है, सॉरी विद्यार्थीगण, द्रव्यमान दिया हुआ है कितना?
15 kg, द्रव्यमान दिया हुआ है 15 kg, वेग हम लोग को निकालना है, v² हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 को इधर ले आइए, 120 गुना 2 बराबर 15 गुना v², 15 गुना v²। 15 से काट दीजिए विद्यार्थीगण, 15 8 120, तो 8 दूनी 16, 16 v²। तो v का मान निकाल लेंगे तो ये अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो 4 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। v का मान, वेग का मान 4 मीटर प्रति सेकंड। देखिए किसमें है, सब में 4 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन बनाया है, 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। विद्यार्थीगण टरबाइन उसको बोलते हैं, जैसे आप अभी टरबाइन यहाँ समझिए होता है, वैसे डैम में टरबाइन देखने को मिलेगा। जो डैम में पंखा समझिए, पंखा का डायना जो होता है ना, जो हम लोग का टेबल फैन होता है उसमें जो ब्लेड लगा होता है उसको समझिए अब टरबाइन है, वो समझिए टरबाइन है आप। तो वो टरबाइन है, तो हवा अगर इस पर हवा देंगे पवन चक्की में, बाहर से हवा जाएगा तो घूमेगा। जो हम लोग बचपन में इतनी बड़ा पत्ता का पंखा बना करके हवा में चलाते घूमता था, ऐसा घूम रहा है, तो वही एक टरबाइन होता है, वही एक टरबाइन होता है। तो उसमें पानी जो ऊपर से गिराएंगे तो वो घूमेगा, ये शाफ्ट पर लगा हो तो घूमेगा। वो जब घूमेगा तो गतिज ऊर्जा देगा, और हवा देंगे किसी भी पंखा में ब्लेड पर तो वो भी घूमेगा, तो वेग आएगा तो गतिज ऊर्जा। तो टरबाइन और हवा का प्रयोग किया जाता है गतिज ऊर्जा में बदलने के लिए, गतिज ऊर्जा में बदलने के लिए। तो कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा विद्युत नहीं, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा देते हैं विद्यार्थी, टरबाइन लगाया जाता है विद्युत उत्पादन के लिए, और पवन चक्की में टरबाइन लगाया जाता है विद्युत उत्पादन के लिए। तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थीगण, बहुत सा अच्छा क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, इसका तो बताए थे। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार का होता है। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार का होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा जब 2 प्रकार के होता है, कौन कौन, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो एगो माइनस कर दिया तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। तो इसका आंसर बन जाएगा अभी स्थितिज ऊर्जा कहाँ, यहाँ होगा। तीनों में रिलेशन है। अगर यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा था तो गतिज ऊर्जा बन जाता। अगर निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है आपका गतिज ऊर्जा, मतलब स्थिति पोटेंशियल एनर्जी लिख दीजिए शॉर्ट में, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसमें मैकेनिकल एनर्जी जो है, इसमें मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा में इसको माइनस कर दीजिए, गतिज ऊर्जा को इधर ले आइए और ये अपना जगह पर पी बच गया। तो यही पी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा और के को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो आंसर ये। रासायनिक ऊर्जा जो बैटरी में संग्रहित होता है ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा जो विद्युत के द्वारा जितना हम लोग को मिल रहा है विद्युत ऊर्जा, बहुत सा विद्युत ऊर्जा का बहुत काम है। लाइट जलाने में, पंखा चलाने में, हीटर चलाने में, रेफ्रिजरेटर चलाने में विद्युत। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर में मिलता है, एटम जो परमाणु का भी खंडन होकर के बनता है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। विद्यार्थीगण जब भी ऊंचाई की बात करेगा स्थितिज ऊर्जा आएगा, स्थितिज ऊर्जा आएगा। 11 kg का वस्तु है, यहाँ पर है वस्तु, कितना का है ये वस्तु है 11 kg, 11 kg का वस्तु है, भूमि से 6 मीटर ऊंचाई पर है, h बराबर 6 मीटर की ऊंचाई पर है, और g का मान 9.8 लेना है। तो ऊर्जा जो होगा इसमें स्थितिज ऊर्जा आएगा, जो ऊंचाई पर रहेगा तो mgh होगा, mgh होगा। m का मान कितना है 11 है, g का मान कितना है 9.8 है, 9.8 है, h का मान 6 है। तो देखिएगा हम अगर शॉर्ट चल रहे 11 दहें 110 हो जाएगा, 11 दहें 110 और 11 छक 66, मतलब लगभग आप सॉल्व करेंगे तो 646.8 जूल के करीब आएगा हमारे हिसाब से। आप करके देखिएगा 11 छक 66, 11 दहें 110, 11 छक 66, 646 जूल के लगभग आएगा विद्यार्थीगण। इसका आंसर जो भी कैलकुलेशन करके आएगा देखिएगा, इसका आंसर बनेगा हमारे हिसाब से 646.8 जूल, 646.8 जूल हमारा आंसर बनेगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, देखते हैं।
देखिए विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा में गतिज ऊर्जा है। बंदूक से निकली गोली में गतिज ऊर्जा है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके पास वेग है, गतिज ऊर्जा है इसके पास। तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन गति से कार्यरत है, भैया गति यहाँ लिख दिया है, और बंदूक से निकली गोली भी लिख दिया है, तो ये गति से निकल रहा है। गति से जब निकल रहा है तो इसमें गतिज ऊर्जा होगा। एक साधारण पेंडुलम की गति, यहाँ भी गति दे दिया, तो ये तीनों में गतिज ऊर्जा है, ये तीनों में वेग है, तो गतिज ऊर्जा होगा। आंसर बनेगा इसका, जो आंसर बन के आएगा 1 2 3, 1 2 3 डी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थीगण, क्या दिया है, बड़ा सा क्वेश्चन है थोड़ा। ऊर्जा के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत नहीं है। देखिए ऊर्जा के संबंध में ये सब 4 जो बात लिखा हुआ है, कौन सा सही नहीं है, तो गलत कौन सा इसमें छाटेंगे। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, वो ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, एकदम सही है ये। ऊर्जा भौतिक ये पदार्थ नहीं है, ये एकदम सही है। ऊर्जा जो है एक भौतिक राशि है, भौतिक राशि है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता का माप है, एकदम सही है, एकदम सही है, ये भी सही है। और ऊर्जा की इकाई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, और ये भी सही है। कई रूपों में इसको संग्रहित किया जाता है, मापा जा सकता है ऊर्जा को। और रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में चली जाती, नहीं नहीं, ये यही गलत है, यही गलत है। ये डी नंबर जो है यही मेरा गलत है। तो आंसर जो बनेगा हमारा, आंसर जो बनेगा हमारा, ये बनेगा डी नंबर। आंसर हमारा जो बनेगा ये डी नंबर बनेगा। ये तीनों ऑप्शन सही दिया हुआ है, ये तीनों ऑप्शन सही दिया हुआ है। तो ऊर्जा के निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा, जो ऊर्जा निकलती, क्या निर्वात में चला जाता है, नहीं, निर्वात में क्यों चला जाएगा, वो तो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो जाता है, तो निर्वात का बात कहाँ से आ गया यहाँ। तो यही वाला बात गलत है। तो आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर डी रखा ये गलत है, और ये तीनों सही है, ये तीनों सही है। इस तरह से पूछता है विद्यार्थीगण कौन सा सही है कौन सा गलत है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है। तो ठीक है, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु, स्थिर अवस्था में रहेगा विद्यार्थीगण कोई वस्तु, तो उसमें क्या गतिज ऊर्जा आ जाएगा, उसमें क्या गतिज ऊर्जा आ जाएगा। कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो उसमें क्या गतिज ऊर्जा आ जाएगा, नहीं, इसमें तो mgh आएगा, स्थितिज ऊर्जा आएगा। तो ये गतिज ऊर्जा के बारे में सही नहीं है, ये गलत है। एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। जी, वस्तु गति के आधार पर अगर लिख दिया है तो जो ऊर्जा आएगा वो गतिज ऊर्जा आएगा। तो यहाँ एक सही दिख रहा है, इसकी गणना KE 1/2 MV द्वारा की जाती है। जी बिल्कुल सही। और गति वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है, एकदम होती है गतिमान वस्तु में। तो गतिज ऊर्जा में कौन सा कथन गलत है, तो गलत अनुसार जो हमारा है ये 3 गो सही है, ये 3 गो सही है। तो जो हमारा आंसर बनेगा, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, नहीं स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं। यही गलत है, ये गलत दिया हुआ, ये स्थितिज यहाँ पर ये गलत लिखा है। तो ऑप्शन जो 1 नंबर है वो गलत है गतिज ऊर्जा के बारे में। तो इसका जो आंसर बनेगा, अभी हमारा आंसर जो बनेगा तो हमारा बनेगा A नंबर। और ये तीनों सही है, ये तीनों सही है, ध्यान रखेंगे इसको। और ये वाला गलत है, तो गलत पूछ रहा था तो दे दिया हम आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से, देखिए विद्यार्थी ने अगला क्वेश्चन क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। ठीक है, इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। बिल्कुल 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा था द्रव्यमान द्रव्यमान की वस्तु, और गतिज ऊर्जा 25 जूल भी दे के रखा है, और ये द्रव्यमान दे दिया है। तो अब इसका वेग जो था 5 मीटर प्रति सेकंड जो वेग था उसको कर दिया गया 10। लेकिन सबसे पहले निकालेंगे द्रव्यमान कितना है वस्तु, ये हम लिख दिया है। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले क्या, गतिज ऊर्जा लगाएंगे 1/2 mv², 1/2 mv² हम लगाएंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, गतिज ऊर्जा का मान दे दिया है कितना, 25 जूल दे के रखा है। 1/2 रहने दीजिए, द्रव्यमान निकालना है हमको, और v का मान 5 ले लेंगे क्योंकि दिया हुआ है, वस्तु चल रही है। तो ये 2 को इधर ले आएंगे तो 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। m रहने दीजिए, और ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कितना 25, और 25 दूनी 50,
तो m का मान निकल के आया 2 kg, m का मान निकल के आया 2 kg। अब हमारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी गति को दोगुनी कर दीजिए। गति मतलब वेग जो था इसको अब हम लोग 10 मीटर प्रति सेकंड कर देते हैं, तब इसके पास गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो एकदम निकाल देंगे विद्यार्थीगण। गतिज ऊर्जा अगर बात कर रहा है कि कितना होगा, दोगुनी करने पर 1/2, द्रव्यमान निकल गया है 2, और भी का मान ले लेंगे कितना, 10 ले लेंगे। अब हम लोग 10 लेके चलेंगे, 10 का स्क्वायर, 2 कट गया, 10 दे 100 जूल, 100 जूल आ गया विद्यार्थीगण, 100 जूल आ गया। तो 100 जूल कहाँ है, यहाँ है। देखिए 2 स्टेप का क्वेश्चन था, बहुत आसानी से बन गया। कंसेप्ट रहेगा तो बहुत बढ़िया से बनेगा, चिंता करने की बात नहीं है। कंसेप्ट बना लीजिए, कोई भी प्रकार का एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे बहुत आसानी से बनेगा। साइंस का वेटेज रेलवे में थोड़ा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन इधर उधर बहुत ज़्यादा कर सकता है। अब रटने का कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम तो खड़ा हो जाएगा एग्ज़ाम में, लेकिन आप बढ़िया से पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही एकदम सुविधा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। जी विद्यार्थीगण, निम्नलिखित में से कौन स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, लेकिन दिखेगा नहीं, थोड़ा आपको बड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा इतना ही रहेगा। निम्नलिखित में कौन स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण। जी स्थितिज ऊर्जा स्थिति के कारण, ऊंचाई के कारण, ये स्थितिज ऊर्जा उसी को बोलते हैं। घर की छत पर रखी एक ईंट, घर का छत तो ऊंचा में होता है, घर का छत ये मान लीजिए कि घर है, इसका छत तो यहाँ है, यहाँ छत है, तो ये ऊंचाई होगा ना एच, तो हाँ एकदम होगा, तो mgh होगा, बिल्कुल सही है। ये सही है। एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, पहले घड़ी ऐसा चाबी देने वाला होता था, हमारे फादर लोग पहनते थे, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा निहित होती थी। ये संपीड़ित स्प्रिंग, जी संपीड़ित कंप्रेस स्प्रिंग में होता है स्थितिज ऊर्जा। और जल आपूर्ति प्रणाली के तहत उच्च जलाशय में एकदम संग्रहित। देखिएगा डैम का बात कर रहा है, ये डैम है, डैम में जो ऐसा डैम है, और इसमें मान लीजिए ऐसा डैम बना के रखा है इन लोग, ये डैम बना के, तो इसमें जो पानी है, ये मान लीजिए डैम है, तो इसमें जो पानी है, तो पानी में तो कुछ ऊंचाई होगा, इतना पानी है, तो ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा रहता है जल में वो mgh होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, तो ये भी सही होगा। तो हमारा आंसर जो बनेगा 1 2 3 4 किसमें है, डी नंबर में, डी नंबर में बनेगा 1 2 3 4। सभी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये रेलवे हो चाहे SSC हो, इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा बहुत सारा, कौन इसमें से एक गलत डाल देगा, अब छांटने बोलेगा कौन सा सही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेगा विद्यार्थीगण, बिल्कुल मिलेगा। एग्ज़ाम आपका दिमाग को एकदम बढ़िया से चेक कर लेता है, इसलिए बढ़िया से पढ़ाई करें, आपसे बहुत कुछ हो जाएगा। रिजल्ट आप ही लोग लेंगे, एक स्टूडेंट ही रिजल्ट को देता है, और जो बेहतरीन पढ़ता है वो बेहतरीन रिजल्ट देता है। चलिए मनोकामना करते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा हो और अच्छे से तैयारी करें। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन है, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा। भैया गतिज ऊर्जा का जब भी बात करेगा, गतिज ऊर्जा का जब भी बात करेगा उसके पास एक ही फार्मूला है, अभी जो हम इस चैप्टर में चला रहे हैं, 1/2 mv²। यही एक फार्मूला गतिज ऊर्जा का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक है k = p²/2 समवेग के केस में। लेकिन जब गति को कितना कर दे रहा है, जब गति को ये बोल रहा है इसको वेग को 2 गुना कर दीजिए, 2v कर दीजिए, तो 2v को जैसे यहाँ सेट करेंगे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 3 गुना करता तो 9 गुना हो जाता। तो ये ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि 20% से इसका वेग को घटा दें और बढ़ा दें, वो भी क्वेश्चन देंगे जब सेट करेंगे। इसका सेट किया हुआ क्वेश्चन है, मिलेगा आपको। एक जो तीनों टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मिलेगा, वो भी क्वेश्चन मिलेगा, वो भी पूछा जाता है। फिलहाल अभी ये इसका आंसर 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम सीधा, ऐसा ऊपर की ओर फेंका गया, टेढ़ा हो गया थोड़ा। किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया, किसी वस्तु को एकदम ऊपर की ओर फेंका गया। जी विद्यार्थी, ऊपर की ओर फेंका गया, और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंच गया। भूमि से अधिकतम ऊंचाई जो है वो h तक चला गया, h तक
पूरा एकदम एच यहाँ तक आ गया, एच तक पूरा एच है, एच तक पहुँच गया, ऊंचाई एच तक। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई एच के 1/4 पर वस्तु में जो ऊर्जा होगा, और इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई एच के 1/4, ऊंचाई का जो है जितना ऊंचाई था उसका 1/4 पर वस्तु में होगी, वस्तु में एक, अब ऊंचाई का, अब ये मान लीजिए कि पूरा है तो इसका 1/4, h/4 का बात कर रहा है, h/4 यहाँ होगा, ये तो h/ मान लीजिए कि h/2 होगा, यहाँ आधा आधा होगा यहाँ, तो आधा का आधा मतलब h/4 ऊंचाई 1/4 पर गया। तो 1/4 पर गया तो क्या, कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा, जो ऊपर की ओर फेंक रहे हैं वस्तु को, इधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो शुरू में वेग ज़्यादा दिए होंगे, तो वेग धीरे 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 वेग का मान, शुरू में वेग ज़्यादा रहता है, धीरे धीरे वेग का मान घटते जाता है, लास्ट में जाके 0 हो जाता है। तो शुरू में वेग का मान ज़्यादा था, शुरू में वेग का मान ज़्यादा, ऊंचाई कम था, तो ऊंचाई कम था तो स्थितिज ऊर्जा का मान कम और गतिज ऊर्जा का मान ज़्यादा, क्योंकि शुरू में वस्तु को जब फेंके थे तो गति ज़्यादा देके फेंके थे, ज़्यादा गति देके फेंके थे शुरू में विद्यार्थीगण, तो गति धीरे 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 जाके कम होता है, लेकिन शुरू में तो ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे कम होता है। और ऊँचाई यहाँ पर कम है, तो ऊँचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा, ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का मान कम होगा, और यहाँ पर गति ज़्यादा होगा वस्तु में, तो गतिज ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा। तो आंसर कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक ऊर्जा एकदम सही होगा। केवल स्थितिज नहीं, दोनों ऊर्जा होते हैं, केवल एक ऊर्जा नहीं होता है। जब वस्तु गति में है ऊपर की ओर तब उस समय दोनों होता है, या नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है। ऊंचाई में जब भी वस्तु रहेगा गति में तो दोनों ऊर्जा, अगर जमीन से सट के चल रहा है गति में है तो केवल गतिज ऊर्जा। ये उड़ते हुए प्लेन में कौन सी ऊर्जा, उड़ते हुए प्लेन में दोनों ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। एक चिड़िया उड़ता हुआ है तो दोनों ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अगर चिड़िया बैठा हुआ डाल पर तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि केवल ऊंचाई है। केवल स्थितिज ऊर्जा नहीं, समान स्थितिज ऊर्जा नहीं, अधिक स्थितिज ऊर्जा और कम ऊर्जा, ये भी नहीं, ज़्यादा कम स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊंचाई के कारण कम ऊर्जा मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक विद्यार्थीगण हमारा क्वेश्चन ऊर्जा से संबंधित जितने भी था कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे नए सेशन में शक्ति, पावर के साथ, और पावर टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग पावर के साथ। तब तक हमको अलविदा दीजिए और मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए विद्यार्थीगण, हम लोग अब यहाँ तक था ऊर्जा कंप्लीट किए, बढ़िया से न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव पढ़ के कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग मिलेंगे नया टॉपिक पावर, और पावर के साथ मिलेंगे शक्ति, मिलेंगे शक्ति पढ़ेंगे, शक्ति में पावर बोलते हैं, पावर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे नए सेशन में नए एनर्जी के साथ और नया टॉपिक पावर के साथ। धन्यवाद।